अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का लेक्चर 10। तो सबसे पहले जिस बुक से हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एनालिसिस शाम्स आउटलाइन की बुक है, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर डिफरेंशिएशन के नाम से हम डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक्स फॉर टुडे, सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर। फिर उसके बाद डिस्कस किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये लास्ट इसकी रिवीजन थोड़ी सी करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एक वेल नॉन सब्जेक्ट जो कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से आपने पढ़ा था, इसको हम वेक्टर एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड मैकेनिक्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी वेक्टर एनालिसिस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आज के ये हमारे टॉपिक्स हैं थोड़े से। तो सबसे पहले रिवीजन की तरफ जाते हैं। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर कोई हमारे पास वेक्टर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन वेक्टर है आर ऑफ यू जो कि एक सिंगल स्केलर वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम का डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे। तो एज सेम एज जैसे हमने एफएससी में डिस्कस किया था कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास फंक्शन हो तो फर्स्ट स्टेप में एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देते थे, डेल्टा एक्स पुट कर देते थे, और उसके बाद क्या करते थे, उसमें से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको डिवाइड कर देते थे डेल्टा एक्स से और सिंप्लीफाई कर लेते थे। फिर उसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते थे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। सेम वैसे ही हमारे पास सबसे पहले आर ऑफ यू था, एक जो कि वेक्टर था, डिपेंड कर रहा था एक स्केलर वेरिएबल यू पर। तो उसमें सबसे पहले u की जगह पे u प्लस डेल यू हमने पुट किया, फिर उसके बाद माइनस कर दिया r ऑफ u को, फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया डेल u से, और ये हमने प्रोसेस बाय वेक्टर एडिशन किया है। तो वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल से दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल एज सोन इस तरह से मिलाते जाएंगे, और फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला दें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर आता था। तो इसी तरह से सेम यहाँ पे भी हमारे पास ये आर ऑफ यू वेक्टर है, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास और वेक्टर है जो कि आर ऑफ यू प्लस डेल यू वेक्टर है। तो अब ये चेंज है, जो वेक्टर्स में चेंज आई है वो डेल आर के नाम से है। हमने डेल आर मालूम करना है, तो डेल आर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आर ऑफ यू प्लस डेल यू में से आर ऑफ यू को माइनस कर दिया जाए तो ये डेल आर चेंज इन दिस वेक्टर आ जाएगी। तो इस तरह से पहले चेंज इन दिस वेक्टर मालूम किया, आर ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस आर ऑफ यू, सेम हेड टू टेल रूल से हमने इसको कर दिया, ऐड कर दिया। तो फिर उसके बाद है हमारे पास इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया है कि डेल यू जो कि इंक्रीमेंट होता है इन यू, तो ये जैसे फिगर में हम देख चुके हैं u में इंक्रीमेंट है, तो इसके ऊपर हम डेल आर ओवर डेल यू के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल यू अप्रोचेस टू ज़ीरो अगर, तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा ये डेरिवेटिव हो जाएगा इन आर ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू। आर ऑफ यू में चेंज आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू यू, जिसको हम डी आर ओवर डी यू लिखते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने कहा कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। कंटिन्यूटी वो कहा हमने कि अगर फाई ऑफ यू कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा u पर, अगर हम डेल u अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई करें फाई ऑफ u प्लस डेल u पर, तो वो बराबर आ जाए फाई ऑफ u के, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर एंड डेल्टा सच डैट हमारे पास फाई ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस फाई ऑफ यू इसकी होल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन से, व्हेन एवर डेल यू जो कि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है लेस देन हो जाए डेल्टा से।
तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए तो जो हम ये पीछे हमने ये डिस्कस किया था, ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट डेल यू अप्रोचेस टू जीरो डी डेल आर ओवर डेल यू के ऊपर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि कोई फाइनाइट नंबर आंसर आ जाए, मतलब तो वो हमारे पास जीरो भी आ सकता है, फाइनाइट नंबर आंसर आ सकता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाए राइट हैंड लिमिट। तो दोनों तरफ से लिमिट अगर बराबर आ रही हो और हमारे पास इन्फिनिट नंबर भी ना आ रहा हो आंसर, तो इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद एक छोटा सा प्रूफ है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ ए डॉट बी यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिया जाए तो ए वेक्टर डॉट डेरिवेटिव ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट बी, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसी तरह से सेम वैसे ही डेरिवेटिव को ओपन किया जैसे डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। तो पहले डी बी ओवर डी यू, तो ये बनाना है हमने। फिर इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, ये बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट में थे इनके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल यू अप्रोचेस टू। इसी तरह से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में ही चेंज इन ए, फिर इसी तरह से डॉट बी के अंदर चेंज यानी कि बी के लिहाज से, और माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय डेल यू। ये सेम वही डेफिनेशन जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन थी वो यहाँ पे अप्लाई की। फिर उसके बाद लिमिट वैसे के वैसे बाय रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए वेक्टर प्लस डेल ए डॉट बी वेक्टर प्लस डेल बी। तो इस तरह से ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से, और इसी तरह से फर्स्ट फिर सेकंड से, और इसी तरह से फिर सेकंड फिर उसके फर्स्ट से। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होने के बाद ए डॉट बी, इसी तरह से फिर ए डॉट बी माइनस में आ जाएगा तो वो दोनों कट जाएंगे, बाकी ये हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो इसमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया हमने। तो अब लिमिट अप्लाई कर दी, डेल यू अप्रोचेस टू जीरो, सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिमिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसके ऊपर सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा और बाकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो ये हमारे पास ज़ीरो होने के बाद दूसरे एक्सप्रेशन ए डॉट डेरिवेटिव ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट बी वेक्टर। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वही सेम जो हमने प्रूव करना था वही आंसर आ गया। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में भी आसानी से प्रूव कर लेंगे, इसी तरह से हम ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आसानी से प्रूव कर लेंगे। इसके बाद है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि हमारे पास जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है, और उन वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अगर चेंज ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उस डेरिवेटिव को हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे, और वो चेंज उसी वेरिएबल के लिहाज से आएगी। जैसे हम पार्शियल ए वेक्टर ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि पार्शियली चेंज इन अ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो। अब चेंज किसके रिस्पेक्ट से थी, x के रिस्पेक्ट से चेंज थी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डेल x अप्रोचेस टू जीरो, ये लिमिट अप्लाई होगी। तो अब चेंज किस में था, x में थी, तो इसका मतलब है पहले में हम a ऑफ x प्लस डेल x कॉमा वाई कॉमा जी, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से ए ऑफ एक्स वाई जी, ये हमारे पास माइनस साइन में आ गया, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा। और ये ए जो वेक्टर था वो आगे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा था, वो वेरिएबल एक्स वाई और जी थे। तो ए इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स वाई जी लिखा जाता है। तो इसी तरह से सेम
अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इसको हम कहेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। सिमिलरली पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई भी मालूम कर सकते हैं, पार्शियल ए ओवर पार्शियल जी भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन है, फाई ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास गिवन है, जो कि बराबर है एक्स वाई स्क्वायर जी एंड ए वेक्टर जो कि गिवन है एक्स जी आई माइनस वाई जी एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जी स्क्वायर के। तो इस तरह से ये ए भी गिवन है, फाई भी गिवन है, और फाई इंटू ए का हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू जी सिंगल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2 -1 1, यानी कि x की वैल्यू वहाँ पे 2 हो, y की वैल्यू -1 हो और z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आए। तो इस तरह से हमने इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले फाई ए मालूम किया। फाई ए मतलब फाई के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ए के हर कंपोनेंट के साथ फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आई जे और के की शक्ल में ये आ गया। तो अब इसके ऊपर पार्शियल जी हम डेरिवेटिव सबसे पहले ये वाला डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। पार्शियल और पार्शियल जी सारे जी के लिहाज से डेरिवेटिव होगा अप्लाई, बाकी सारे हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे एज अ कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। वाई के अंदर ही जेड के अंदर ही चेंज आएगी यहाँ पे, क्योंकि z के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे थे। तो ये z स्क्वायर था तो ये 2z आ जाएगा, बाकी सारा x स्क्वायर और y स्क्वायर वैसे ही सेम इसी तरह से i j और k कंपोनेंट तीनों के तीनों को इसी तरह से मालूम कर लेंगे। फिर विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे तो ऊपर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि z के लिहाज से भी था और x के लिहाज से भी हो जाएगा। तो इसके बाद फिर x के लिहाज से एक मरतबा और डेरिवेटिव लेंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव टोटल हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू x 2 हो जाएगा और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद x y z की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x एंड 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू z। तो इस तरह से एट द पॉइंट 2 -1 1 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट है जो कि हमने अभी बताया टॉपिक्स फॉर टुडे में कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो कि आपने पढ़ा हुआ है पहले, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास ऐसा स्टडी ऑफ द कर्व्स एंड सर्फेसेस। तो ये इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, कर्व्स को और स्पेस कर्व्स को, और इसी तरह से सर्फेसेस को डिस्कस करते हैं। तो इफ C इज अ स्पेस कर्व डिफाइंड बाय द फंक्शन R ऑफ U, तो अगर ये R ऑफ U के लिहाज से स्पेस कर्व अगर डिफाइन है तो देन वी हैव सीन दैट dr ओवर d विद रिस्पेक्ट टू U इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू C। तो अब ये हमारे पास जो हम इस R ऑफ U पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U लेने से जो हमारे पास बनेगा वो एक टेंजेंट बनेगा टू C। इस C के ऊपर कर्व के ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनेगा। इफ द स्केलर U इज टेकन एज आर्क लेंथ, अगर इसको आर्क लेंथ के तौर पर लिया जाए S के लिहाज से, तो मेजर्ड फॉर सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन C, तो dr ओवर ds हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू C बन जाएगा एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। तो इस तरह से ये कैपिटल T वेक्टर के लिहाज से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसको हम ये dr ओवर ds यानी कि r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r जो कि स्पेस कर्व थी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास स्पेस कर्व का फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लिया तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट, और इसको हम t कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास t चेंज विद रिस्पेक्ट टू s है। तो ये हमारे पास अब अगर इसका और चेंज लें, इसी टे के चेंज विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे तो ये हमारे पास dt ओवर ds बन जाएगा। तो ये हमारे पास इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। तो इस तरह से ये नॉर्मल पर जो बन जाएगा इसको हम ज़ाहिर करते हैं यहाँ पे dt ओवर ds से। तो ये यहाँ पे कैपिटल N से भी ज़ाहिर किया जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू
एस अगर टी का यानी कि टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास नॉर्मल आता है। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल। तो इस एन को हम प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं। पहले को टेंजेंट कहते थे, टी से डिनोट किया, इसको प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं। और ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है जिसको हम कहते हैं सीरेट फ्रीनेट फार्मूलाज हैं, उनके ज़रिए से हम मालूम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंड टेंजेंट टी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू कैपा इंटू एन के बराबर ये होता है। ये इसका रिलेशन आगे प्रूफ भी करते हैं। तो कैपा इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ सी। तो ये कर्वेचर या बेंडिंग जिसको कहते हैं हम, तो ये हमारे पास कर्वेचर ऑफ सी कहलाता है टू द स्पेसिफाइड पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर ये। और ये इज इक्वल टू होता है रो इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा के। तो ये रो हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रो रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला अगर हमारे पास कैपा मालूम हो। तो इस तरह से आगे फिर उसके बाद हम इन अगर टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल जिसको हमने प्रिंसिपल नॉर्मल कहा, तो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, जैसे हमने पीछे डिफाइन किया था ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे डिफाइन किया था हमने कहा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा और साथ उसके यू यूनिट वेक्टर, मतलब जो उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है राइट हैंड रूल से हमने इसको मालूम किया था। तो ये B इसको हम बाई नॉर्मल टू द कर्व कहते हैं। तो ये B हमारे पास बाई नॉर्मल टू द कर्व कहलाता है। तो इस तरह से जो हम लोकल राइट हैंड रेक्टेंगल्स में हमारे पास T, N और R लोकलाइज्ड राइट हैंडेड रेक्टेंगल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्पेसिफाइड टू द पॉइंट। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ट्राईहेड्रल या ट्राइयाड एट द पॉइंट। तो ये हमारे पास इसको हम मालूम कर सकते हैं, ट्राईहेड्रल सिस्टम इसको कहते हैं। तो ये टी, एन और बी मतलब टेंजेंट, इसी तरह से प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल, ये इसके ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये इसके बाद है हमारे पास सीरेट फ्रीनेट फार्मूलाज, फ्रीनेट सीरेट फार्मूलाज। तो ये डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू कैपा एन होता है। डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू टा बी माइनस कैपा टी, यानी कि कैपा और टेंजेंट। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ बाई नॉर्मल बी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू माइनस टा एन, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पे टा एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम टॉर्शन कहते हैं, टा टॉर्शन। और ये टॉर्शन में इसका रेडियस ऑफ टॉर्शन मालूम करना हो तो इसको हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर टा होता है। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ टॉर्शन भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है आगे हमारे पास, तो इस तरह से दो प्लेन बन जाते हैं। अगर टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल के लिहाज से कंटेनिंग ये प्लेन हो तो इसको हम ऑक्सोलेटिंग प्लेन कहते हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। अगर कब कहते हैं ऑक्सोलेटिंग प्लेन? अगर टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल एट वी हो। तो इसी तरह से नॉर्मल प्लेन अगर वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो टेंजेंट प्लेन के, तो इसी तरह से रेक्टिफाइंग प्लेन कब होगा? जब वो परपेंडिकुलर हो किसके? प्रिंसिपल नॉर्मल के। अगर टेंजेंट के हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेन आता है तो उस प्लेन को नॉर्मल प्लेन कहते हैं। अगर कोई प्लेन हमारे पास परपेंडिकुलर आता है प्रिंसिपल नॉर्मल के, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेक्टिफाइंग प्लेन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन उस सूरत में कहते हैं अगर वो हमारे पास इसी तरह से जो कंटेन करता हो टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल को यहाँ पे। तो इस तरह से ये 3 फॉर्म में हमारे पास प्लेन डिफाइन हो गए। फिर इसके बाद है प्रूफ दी फ्रीनेट सीरेट फार्मूलाज। तो ये 3 फार्मूलाज होते हैं जिसमें डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एस जो कि कैपा एन के बराबर है, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ बाई नॉर्मल बी विद रिस्पेक्ट टू एस जो कि माइनस टा एन के बराबर है, और थर्ड में डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू एस जो कि टा बी माइनस कैपा टी के बराबर होता है।
तो इसको मालूम करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आसान सा तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कोई भी वेक्टर को हम उसका दो चीज़ें होती हैं उस वेक्टर के अंदर। एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है, जो कि उसकी यूनिट वेक्टर के तौर पर ज़ाहिर करती है। हमारे पास ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शो ए, तो ये हमारे पास ए है, और डी ए ओवर डी टी परपेंडिकुलर प्रोवाइडेड, तो ये हमारे पास इसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमने चीज़ें कंसीडर कर ली, लेट कर ली। तो सिंस ए इज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि अगर ए डॉट ए लेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब है कि ए डॉट ए लेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो अगर ए डॉट ए का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका मतलब वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये ए डॉट ए का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ए डॉट ए का डेरिवेटिव जो हमने फार्मूला के ज़रिए से ए डॉट बी का जैसे फार्मूला के ज़रिए से डेरिवेटिव लिया था, जो कि हमारे पास था ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी डॉट बी, इसके बराबर था। तो इसी तरह से सेम इसको ओपन कर लिया, ए डॉट ए का डेरिवेटिव को ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी और इनटू डॉट हमारे पास ए आ गया। तो इसको 2a डॉट डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो ये इसका मतलब है कि अगर दो हमारे पास जब भी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आता है, कब आता है? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है a इज परपेंडिकुलर टू डी ए ओवर डी टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t इसके परपेंडिकुलर आ गया। तो अब इसका मतलब है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अब हमें इसका मतलब है t डॉट टी इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके ज़रिए से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो t डॉट डी एस ओवर डी टी ओवर डी एस जो कि बराबर 0 के आ गया। तो उसी फार्मूला के ज़रिए से सेम इज़ परपेंडिकुलर टू t, तो ये परपेंडिकुलर टू t है। तो n इज़ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी टी ओवर डी एस, तो इसकी डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमने एक कांस्टेंट सा, जब दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका डेरिवेटिव 0 है, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है कि वो हम कांस्टेंट इंटू n के बराबर लिख दिया। तो वेयर n इज़ अ प्रिंसिपल नॉर्मल, k इज़ अ कर्वेचर, कैपा इज़ अ कर्वेचर एंड रॉ इज़ 1 ओवर k कैपा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हम सेम b इज इक्वल टू टी क्रॉस n, तो इसको b दूसरा फार्मूला भी इसी तरह से सेम प्रूव कर लेंगे, और थर्ड फार्मूला भी सेम आसान सा उसके ज़रिए से क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से इसका प्रूव कर लेंगे। फिर इसके बाद है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, स्केच दी स्पेस कर्व। सबसे पहले तो स्पेस कर्व बनाओ कहता है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ ये आ रही हैं, y की वैल्यूज़ ये आ रही हैं और z की वैल्यूज़ ये आ रही हैं। तो इनको स्केच करने के लिए हम बाई हैंड इसको स्केच नहीं कर सकते, तो बड़ा ही लेंथी प्रोसेस है। तो इसके लिए हम आसान सा टूल यूज़ करते हैं जिसको हम मैथमेटिका कहते हैं। और इसी तरह इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में फाइंड द यूनिट टेंजेंट्स, तो यूनिट टेंजेंट्स भी मालूम करें, प्रिंसिपल नॉर्मल भी इसका मालूम करें, कर्वेचर कैपा भी मालूम करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो भी मालूम करें, बाई नॉर्मल बी, टॉर्शन टा, और इसी तरह से रेडियस ऑफ टॉर्शन सिग्मा भी मालूम करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मालूम करनी हैं। तो सबसे पहले स्केच करने के लिए वही मैथमेटिका का कोड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन थी, तो पैरामीट्रिक प्लॉट लिखा यहाँ पे, और ये हमारे पास 3D में थे, क्योंकि 3 डायमेंशनल थी तो 3D साथ लिख दिया, और ये बिग ब्रैकेट्स में, और ये फर्स्ट कंपोनेंट इसका यानी कि x वैल्यूज़, फिर इसी तरह से y की वैल्यूज़, फिर z की वैल्यू, ये दरमियानी ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इसके बाद हम ये लिखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स आती हैं, जहाँ से जहाँ तक हमने उसको ड्रा करना है, 0 से 20 तक हम इसको ड्रा कर रहे हैं, यानी कि t की वैल्यू 0 से
20 के दरमियान में यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स बंद हो गई। ये हमारा कोड बन गया इसका। तो 3D प्लॉट जब भी करते हैं मैथमेटिका में तो इसी तरह से पैरामीट्रिक प्लॉट 3D लिखें और इस तरह से बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर ये पहली करली ब्रैकेट्स में हमारे पास ये एक्स वाई की जी की वैल्यू आ जाएंगी, फिर कॉमा, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर लिमिट आ जाएगी t फ्राम 0 to 20। तो ये इस तरह से ये कर्व ड्रा होगी। ये हमारे पास ये कर्व कुछ इस तरह से ड्रा होगी। ये यहाँ से शुरू हुआ तो ऐसे जैसे स्प्रिंग है तो इस तरह से ये हीलक्स टाइप्स एक हमारी सरफेस बन गई। तो सबसे पहले तो ये स्केच करना था, वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद है स्पेस कर्व इज सर्कुलर हेलिक्स। तो अब ये सर्कुलर हेलिक्स है, जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसमें t इज इक्वल टू हमारे पास z/4 है। द कर्व इक्वेशन x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, और सिलेंडर जो कि x² + y² इज इक्वल टू 9 के बराबर, ये वैल्यूज़ हम मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो इसके बाद है पोजीशन वेक्टर फॉर एनी पॉइंट। तो ये हमारे पास r पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो कि उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर x और y वैल्यूज़ और z वैल्यूज़ को लेकर हमने पोजीशन वेक्टर उसके ऊपर ड्रा कर दिया। तो ये हमारे पास i j k की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। फिर इसी तरह से ये t का कंपोनेंट था तो t के लिहाज से लिया, चेन रूल लगाएंगे इसके ऊपर। तो क्योंकि हमें डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू s चाहिए तो चेन रूल लगाया। तो ये हमारे पास dr/dt ds/dt, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी t की, जो कि टेंजेंट की वैल्यू हमने मालूम करनी थी। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल की वैल्यू आ जाएंगी। फिर इसके बाद बाई नॉर्मल की वैल्यू, और ये इसी में से कैपा और टी फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद आखिर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स, इसमें हमारे पास मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ कर्व यूज़ करते हैं हम। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ कर्व डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो इस स्टडी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और इसी तरह से कनेक्शन ऑफ सम रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री कैन बी वैल्यूड, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी। और इसी तरह से अगर फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट किया जाए, डिस्कस स्टडी की जाए, तो कंसीडर एज डायनामिक्स। तो इसको हम ये दो इसकी जो है वो आगे टाइप्स, दो तरह की ब्रांचेस आगे निकल आती हैं मैकेनिक्स की। एक को काइनेमेटिक्स कहते हैं, दूसरे को डायनामिक्स कहते हैं। तो इस तरह से इसमें हमारे पास मोशन ऑफ अ पार्टिकल ही डिस्कस किया जाता है। तो अलोंग अ कर्व अगर डिस्कस किया जाता है तो वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। और इसी तरह से हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट जब डिस्कस किया जाता है तो डायनामिक्स कहलाता है। तो इस तरह से ये बेस करता है F इज इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का फेमस लॉ है जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू ma पर बेस करता है। A इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमने कॉमन ले लिया mv इंटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t सेम का। तो F इज इक्वल टू ये हो गया, F इज इक्वल टू ma वेयर a इज द एक्सेलरेशन। तो अब a की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। a इज इक्वल टू dv/dt और साथ हमारे पास टेंजेंट t प्लस न्यू स्क्वायर ओवर रो। तो इसी तरह से हमारे पास n आ गया। तो इसको हम मालूम करना है। t इज़ अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द स्पेस कर्व एंड n इज़ अ यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एंड रो इज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले v वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास हमें पता है कि हम ये हमारे पास v वेलोसिटी है और इन दी डायरेक्शन ऑफ t टेंजेंट। तो ये हमारे पास v इंटू रो हमारे न्यू t हमने लिख लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से dt/dt ये भी मालूम किया, यानी कि t टेंजेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, स्मॉल t पैरामीटर है। तो इसके ऊपर चेन रूल लगाया, ds/dt। तो ये हमारे पास ये कैपा n आ गया। तो वही वैल्यू, वही फिरेट-सरीनेट फार्मूला से हमने इसको वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया। तो a की वैल्यू आ गई जो कि डेरिवेटिव ऑफ न्यू विद रिस्पेक्ट टू t, और ये t आ गया
और इसी तरह से प्लस हमारे पास ये है और n के लिहाज से ये हम इसको मालूम कर लेंगे आसानी से। तो ये हमारे पास यहाँ पे n प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाता है टू द पाथ एंड a इज़ एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। फॉर दिस प्रॉब्लम दिस इज़ नॉन एज। तो अब इसके बाद है डू योरसेल्फ, जो कि आप लोगों के ज़िम्मे हैं ये क्वेश्चंस 19 to 30 क्वेश्चन। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं और ये पेज नंबर 44 to 52 हैं। ये आप लोगों के ज़िम्मे है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी व नासर।